Welcome back, students. So, next topic is Newton's second law of motion. But before coming to second law, या जिस बारे में सेकेंड लॉ बात करेगा ना बेटा, वो बात है मोमेंटम के बारे में. चेंज इन मोमेंटम के बारे में सेकेंड लॉ कहता है. अब चेंज इन मोमेंटम को जानने से पहले हम सबसे पहले जान लें कि मोमेंटम क्या है. तो मोमेंटम बराबर द मोमेंटम हैज़ टू बी सेट राइट. एक राइट मोमेंटम सेट करो तो जो काम है ना वो आधा, बोलते ना कि गुड स्टार्ट इज़ हाफ डन. तो वैसे जब अच्छा एक मोमेंटम हो किसी भी काम में तो समझ लो कि वो आधा काम हो चुका है. तो मोमेंटम सेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है. जब अच्छा मोमेंटम सेट करोगे तो एक मोमेंटम भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको. बराबर इनाम की बात कर रहा था मैं इस एग्जाम्पल में. तो मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जो बॉडी के अंदर उसके मास और उसके वेलोसिटी की वजह से आती है. तो यू कैन सिंपली से मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी. मोमेंटम को हम डिनोट स्मॉल p से करते हैं, मास को हम m से करते हैं और वेलोसिटी को हम v से करते हैं. तो p इज इक्वल टू एम वी इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. बराबर कई बार मोमेंटम को हम लोग डिनोट p इक्वल्स टू एम यू भी करते हैं. ऐसा हम कब करते हैं? तो ऐसा हम तब करते हैं जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इन्वॉल्व्ड हो. किसी मोशन में बॉडी इनिशियली कोई और स्पीड से चल रहा है और फाइनली उसका कुछ दूसरा स्पीड हो जाता है, यानी वेलोसिटी उसकी कुछ और हो जाए. तो इस केस में इनिशियल मोमेंटम को हम u से डिनोट कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर देते हैं. इसलिए जो ये वाला पार्ट हो जाएगा वो pf हो जाएगा, मतलब अभी फ़िलहाल नहीं, एक बात के लिए बोल रहा हूँ. और ये वाला जो पार्ट होगा वो pi हो जाएगा. मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल. तो बड़ा सिंपल सी बात है कि भाई मोमेंटम क्या है. तो मोमेंटम इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी इनटू इट्स वेलोसिटी. अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं हम लोग कि हम लोग मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं. तो अब हम लोग दो एग्जांपल से बात को समझते हैं. एक क्रिकेट का सीजन बॉल है और एक क्रिकेट का हमारा टेनिस बॉल है. ठीक है, ये दोनों बॉल सेम हाइट से ड्रॉप हो रहे हैं. सेम हाइट से हमने ड्रॉप किया बराबर. या एक प्लेयर ने मारा, ऊपर बॉल गया किसी हाइट पर, और एक पर्सन ने टेनिस बॉल को कैच किया. एक प्लेयर ने बॉल को मारा, इस टाइम ये सीजन बॉल था. उसी हाइट से उसी प्लेयर ने जो बॉल कैच किया वो सीजन बॉल था. बराबर है. तो किसको कैच करना डिफ़िकल्ट रहा? तो वो प्लेयर ये बताएगा कि भाई जो सीजन बॉल था उसको कैच करना डिफ़िकल्ट है. बराबर. और ये हमारा फेयर भी तो है. अगर मालूम पड़ेगा कि हमारा सीजन बॉल है तो हम उसको जल्दी हाथ नहीं लगाते. बराबर, जब तक हम अच्छे फील्डर्स ना हो. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि सेम साइज़ के बॉल जो सेम हाइट से गिर रहे हैं उनका मोमेंटम अलग होगा. सीजन बॉल हैवियर है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. तो अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो इफ़ेक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा. अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा, और अगर वो फोर्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा क्रिएट करेगा तो हर्ट ज़्यादा होगा. इसलिए आपने कई बार देखा होगा जब प्लेयर बॉल को कैच करते हैं ना तो बाद में मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए वो अपना हाथ पीछे लेते हैं. बराबर, एक डायरेक्ट ऐसा जाके कैच नहीं करते हैं. जब वो कैच करते हैं तो हाथ को पीछे लेते हैं. ये कहते हैं कि भाई प्लेयर्स जो है वो मोमेंटम को बैलेंस कर रहा है ताकि अचानक से उसे ज़ोर का झटका ना लग जाए. ठीक है. तो दूसरा बात है, अगर मोमेंटम को और जान लेते हैं. एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों, या एक बाइक है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं और दोनों ने एक दीवार को टक्कर मारा. तो बाइक ने जब दीवार को टक्कर मारा तो दीवार को कुछ नहीं हुआ, और उसी स्पीड से अगर ट्रक ने दीवार को टक्कर मार दी, बराबर, तो दीवार का बहुत कुछ हो जाएगा, यानी उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं. बराबर. इसका रीज़न क्या है? दोनों का स्पीड तो सेम था, जो स्पीड से बाइक चल रहा है और उसी स्पीड से ट्रक भी चल रहा था, लेकिन मास जो ट्रक का है वो ज़्यादा है. तो मोमेंटम ट्रक का ज़्यादा होगा
बराबर है। और मोमेंटम जो है वो फोर्स का इफेक्ट बताता है, फोर्स का असर कितना हुआ है बताता है। तो ट्रक जब टक्कर मारेगा दीवार पर तो उसका असर क्या होगा वो तो आप खुद ही देख लोगे। आगे बात समझ में। तो मोमेंटम टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो अगर किसी बॉडी का मास भी ज़्यादा, वेलोसिटी भी ज़्यादा, तो डायरेक्ट सी बात है भाई उसका मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होगा। आई बात समझ में। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल ये है कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियली वेलोसिटी u से चल रहा था। अचानक उसके ऊपर क्या हुआ, उसको एक झटका लगा। झटका ये लगा कि उसके ऊपर एक फोर्स F ने एक्ट किया, बराबर। उसके ऊपर एक फोर्स F ने एक्ट कर दिया। अब इस फोर्स की वजह से बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, बॉडी का मास वही रहेगा, बराबर है। पर इसका जो वेलोसिटी u था अब हो गया v। और ये कुल चेंजेस जो हुआ ना, यानी फोर्स F कब तक उसके ऊपर एक्ट करता रहा, टाइम t के लिए। तो अ बॉडी ऑफ मास m वाज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। अचानक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आके एक्ट करता है F टाइम t के लिए। उसकी वजह से इस बॉडी का मास तो m रहता है, लेकिन अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गया है। तो अब मैंने आपको अगर पूछा कि भाई आप यहाँ पर मोमेंटम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मोमेंटम इन दिस केस, जब तक फोर्स नहीं लगा था तब तक मोमेंटम क्या था बॉडी का। तो मोमेंटम क्या होता है, तो आप सीधा कहोगे सर मोमेंटम मास और वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर मास क्या है, तो मोमेंटम इक्वल्स टू, यहाँ पर मास है m और वेलोसिटी क्या है u। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो गया mu, बराबर है। यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा mu, करेक्ट। अच्छा ये कौन सा मोमेंटम होगा भाई, ये इनिशियल मोमेंटम होगा जब तक फोर्स एक्ट नहीं करता। अब ये केस में आ जाओ, ये केस में आपका जो होगा फाइनल मोमेंटम होगा। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इस यहाँ पर मास क्या है m है, वेलोसिटी क्या है v है। तो ये आपका फाइनल मोमेंटम है। इतना आगे समझ में आपको। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी external force acting on a body is directly proportional to the rate of change of its momentum, बराबर है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्सटर्नल बाहरी फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, या चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो बदलाव आएगा वो किसकी वजह से होगा या किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा फोर्स होगा वैसा मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में बदलाव आएगा। जैसा फोर्स होगा वैसा बदलाव होगा। अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कम इफेक्टिव है तो मोमेंटम में जो इफेक्ट में चेंजेस आएंगे वो कम आएंगे। और फोर्स अगर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है तो मोमेंटम के अंदर जो चेंजेस आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आएगा, बराबर है। यहीं से न्यूटन ने एक फॉर्मूला भी बनाया था, बराबर। अब वो उन्होंने क्या कहा कि इस बात से उनको ये समझ में आ गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उन्होंने कहा कि फोर्स, ये स्टेटमेंट्स उन्होंने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बात सही था। फोर्स को मैं डिनोट एफ से कर देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को वैसे ही रहने देता हूँ। अब ये जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है इसको हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। और जब भी रेट हो तो नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब इसे आगे हम ऐसा भी कह सकते हैं, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम में चेंज क्या होगा बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अरे यही तो होगा मोमेंटम में चेंज। चेंज इन मोमेंटम क्या है,
डिफरेंस ऑफ मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम ऐसा दिखने लगेगा और नीचे जो टाइम है वो टाइम ही रह जाएगा। अब वैल्यूज़ को अगर हमने प्लेस कर दिया तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये केस में आ जाओ जिसमें बॉडी का मास m था और चल रहा था u से, फोर्स लगा F उसके ऊपर, बराबर, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया और मास m रहा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, इनिशियल मोमेंटम है mu और फाइनल मोमेंटम क्या है mv। तो फाइनल मोमेंटम यानी कि pf माइनस इनिशियल मोमेंटम इज pi अपॉन टाइम इज t, ठीक है। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pf जो है वो है mv, pi जो है वो mu है अपॉन t, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m कॉमन हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये v माइनस यू अपॉन टी ये कौन है, तो ये आपको याद दिलाता है किसका, एक्सेलरेशन का फर्स्ट टॉपिक। तो हम ये कहेंगे भाई ये फोर्स जो है प्रोपोर्शनल किसको हो गया, ये हो गया प्रोपोर्शनल ma को, बराबर है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ये जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं और इक्वालिटी लेके आते हैं, बराबर, जब इक्वालिटी लेके आएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर वो कांस्टेंट कोई और नहीं है, ये खुद भगवान कृष्ण यानी k ma, समझ में आया क्या, ओके। तो ये जो k का वैल्यू है, ये k का वैल्यू इस इक्वेशन में 1 होता है, ये कांस्टेंट का वैल्यू, तो फोर्स इक्वल्स टू ma, क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, मा हो गया। Is that clear? So this is an important derivation which is asked many times in exams. तो आपसे ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो मोमेंटम समझा आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ समझा और सेकेंड लॉ से किस तरह से हमने इसको डिराइव किया है, होपफुली वो भी समझ में आया होगा।